हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग यूपी बोर्ड हाई स्कूल परीक्षा 2025 के विज्ञान विषय के प्रश्न पत्र को हल करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए मेरे पास हाई स्कूल 2000 परीक्षा 2025 में पूछे गए विज्ञान विषय का ये देखिए प्रश्न पत्र है। तो ये देखिए सबसे ऊपर अनुक्रमांक है, इसमें आपको अपना अनुक्रमांक लिखना रहता है, नीचे नाम है। ये 931 विज्ञान विषय का कोड है और ये देखिए किनारे पे 824 सीपी लिखा हुआ है। यह जो है संकेतांक है, इसको आपको जो परीक्षा कॉपी बोर्ड में मिलती है, उसमें इस संकेतांक को लिखना होता है, ठीक है? तो हम नीचे आ जाते हैं। ये देखिए समय दिया हुआ है 3 घंटे 15 मिनट और ये देखिए पूर्णांक दिया हुआ है 70 अंक का, ठीक है? ये देखिए नोट कुछ इंस्ट्रक्शन पढ़ने हैं। तो प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं, ठीक है? और यह प्रश्न पत्र 2 खंडों में बटा हुआ है, खंड अ तथा खंड ब। अब प्रत्येक खंड 3 खंडों में बटा हुआ है, ठीक है? तो खंड अ में ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे, जबकि खंड ब में डिस्क्रिप्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है? तो ये देखिए आप इसको जो खंड अ के प्रश्न हैं बहुविकल्पी प्रश्न, उनको आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ओएमआर शीट में जो मिलेगी उसे उसमें नीले या काले बॉल पॉइंट पेन से भरना होगा, ठीक है? तो बहुविकल्पी प्रश्नों की संख्या 20 होती है, जिसमें से 7 फिजिक्स के होते हैं और 7 बायोलॉजी के होते हैं, जबकि 6 केमिस्ट्री के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है? तो यह ऊपर देखिए अब प्रत्येक बहुविकल्पी प्रश्न के लिए देखिए 1 अंक निर्धारित है, ठीक है? तो ये इसको आप ऊपर पढ़ लेते हैं, ठीक है? तब हम आते हैं दूसरे पेज पे। साथियों ये देखिए खंड अ में यानी पार्ट ए में पहला क्वेश्चन है, एक गोली दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो इसकी वक्रता त्रिज्या होगी, ठीक है? तो इसमें दिया 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर। इसमें जो सही जवाब है वह है 20 सेंटीमीटर, ठीक है? ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, श्वेत प्रकाश के निम्न किस रंग का प्रिज्म द्वारा विचलन न्यूनतम होता है? इसमें पहला है हरा, दूसरा बैंगनी, तीसरा जामुनी, चौथा पीला। तो जो सही ऑप्शन है इसमें यह है पीला, ठीक है? तीसरा क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। ये देखिए तीसरा क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस के सामने एफ तथा 2f के बीच एक वस्तु रखी है, निम्न में से कौन सा कथन प्रतिबिंब के लिए सही है, ठीक है? तो इसमें यह है वास्तविक तथा वस्तु से बड़ा, ये ऑप्शन ए सही है इसमें। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, ठीक है? ये देखिए आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा किसके द्वारा नियंत्रित होती है? तो पहला है सिलियरी मांसपेशी, दूसरा नेत्र लेंस, तीसरा पुतली, चौथा है कार्निया। इसमें जो सही ऑप्शन है वह है पुतली, ठीक है? हम आते हैं 5वां क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। ये देखिए 4 ओम का एक प्रतिरोध 16 वोल्ट की बैटरी के सिरों से जुड़ा है, प्रतिरोध से प्रति सेकंड गुजरने वाला आवेश है। इसमें जो सही ऑप्शन है वह है 4 कूलाम, ठीक है? साथियों हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। एक तार का प्रतिरोध R बराबर 9 ओम है, इसे 3 बराबर भागों में बांटा जाता है। इन 3 तार के टुकड़ों को परस्पर समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R डैश हो तो इनका अनुपात R बटा R डैश है। इसमें जो सही ऑप्शन है वह है 9, ठीक है? उसके बाद हम नीचे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7वां है, धारावाही परिनलिका के मध्य में चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं। जिसमें जो सही ऑप्शन है यह है परिनलिका के अक्ष के समांतर, ठीक है? अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। अब देखिए यहाँ पे सब सेक्शन 2 है। अब यहाँ से केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव शुरू हो रहा है। अब देखिए अम्ल वर्षा में जल का पीएच मान होता है, ठीक है? पहला है 5.6 से अधिक, दूसरा है 5.6 से कम, तीसरा है 7 और इनमें से कोई नहीं। इसमें जो सही ऑप्शन है वो 5.6 से कम, ठीक है?
ये नीचे इसका इंग्लिश वर्जन दिया है। हम क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। उसमें देखिए दिया हुआ है जिंक अभिक्रिया Zn प्लस CuO इक्वल टू Cu प्लस ZnO, ठीक है। तो इसमें जो है क्या है, इसमें यह है कि CuO अपचयित होता है, ठीक है। ये सही ऑप्शन है, CuO अपचयित होता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये देखिए पूछा है कार्बन परमाणु की संयोजकता है। आप सभी जानते हैं कि कार्बन परमाणु की संयोजकता 4 होती है, तो इसमें सही ऑप्शन क्या है, 4, ठीक है। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 11। ये क्वेश्चन नंबर 11 में क्या धावन सोडा है, ठीक है। इसमें दिया अम्लीय लवण, क्षारकीय लवण, उदासीन लवण, लवण नहीं। तो आपका ऑप्शन होगा क्षारकीय लवण, ठीक है। अब देखिए उसी का वाशिंग सोडा इंग्लिश वर्जन है। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। एथेनॉल की सोडियम धातु से अभिक्रिया होने पर उत्पन्न होती है। कौन सी गैस है, O2 गैस, हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस, CO2 गैस। इसमें जो सही ऑप्शन है वह है हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 13 पे हम लोग आते हैं। ये देखिए 13 है अभिक्रिया HCl प्लस NOH इक्वल टू NaCl प्लस H2O है, ठीक है। यह एक प्रकार का उदासीनीकरण अभिक्रिया है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं, ये देखिए सब सेक्शन 3, यानी अब देखिए यहाँ से बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरू हो रहा है। तो इसमें है पहला निम्न में से कौन विषम पोषी जीव है। अब विषम पोषी का मतलब होता है जो दूसरे पे भोजन के लिए आश्रित हो। तो इसमें जो है आम का पेड़ खुद स्वयं भोजन बनाएगा, हरी घास स्वयं भोजन बनाएगी, केले का पौधा स्वयं भोजन बनाएगा। तो इसमें सही ऑप्शन कौन है, फफूदी। अब क्वेश्चन नंबर 15 पे हम लोग आते हैं। निम्न में से कौन एक कृत्रिम परतंत्र का उदाहरण है। वन, नदी, बगीचा, मरुस्थल। जिसमें जो सही ऑप्शन है वह है बगीचा, क्योंकि बगीचा जो है मनुष्य द्वारा लगाया जाता है, इसलिए जो है वह कृत्रिम परतंत्र है, ठीक है। नीचे उसका इंग्लिश वर्जन है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 पे आ जाते हैं। ये देखिए फुफ्फुसी कोशिकाएं पाई जाती हैं, यानी फुफ्फुसी यानी पल्मोनरी सेल कहाँ पाई जाएंगी। स्टोमेटा दिया है, यकृत दिया है, गुर्दा दिया है और फेफड़ा दिया है। तो इसमें सही ऑप्शन कहाँ पाई जाएंगी, फेफड़े में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 पे हम लोग आ जाते हैं। ये दिया क्लोरोफ्लोरोकार्बन किस गैस का अपक्षय करती हैं। तो ऑक्सीजन, ओजोन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, चारों ऑप्शन है। तो इसमें से सही ऑप्शन कौन सा है, ओजोन गैस का अपक्षय करती हैं, ठीक है। नीचे उसका इंग्लिश वर्जन है। क्वेश्चन नंबर 18 पे हम लोग आ जाते हैं। तो इसमें दिया है कि निम्न में से कौन सुमेलित है, ठीक है। प्लेनेरिया का दिया, कायिक प्रवर्धन, स्पायरोगायरा का खंडन दिया, गन्ना का विखंडन दिया, अमीबा का पुनरुद्भवन दिया है। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वह स्पायरोगायरा का खंडन है, ठीक है। तो हम और नेक्स्ट पेज पे आते हैं। देखिए 18 क्वेश्चन का इंग्लिश वर्जन दिया है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 पे आते हैं। ये देखिए प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के दौरान घटित होने वाली घटनाएं हैं। क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण, प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन में विपाटन। और तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन, यानी इनमें से सभी। इसमें सही ऑप्शन है इनमें से सभी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 में आ जाते हैं, ठीक है। और ये देखिए 20 दिया है। इंसुलिन हार्मोन का कार्य होता है, क्या कार्य होता है, रक्त में वसा के स्तर को नियंत्रण करना नहीं, रक्त में प्रोटीन के स्तर को नियंत्रण करना नहीं, रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रण करना। तो इसमें सही ऑप्शन जो है ये सी वाला है, रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रण करना। साथियों अब हम लोग खंड ब में आ गए हैं। पार्ट बी हम लोग हल करेंगे, तो आप सभी लोग कॉपी और पेन उठा लीजिए, क्योंकि आज हम लोग इसको हल भी करेंगे, ठीक है। तो इसमें देखिए फिजिक्स का क्वेश्चन है। सबसे पहले खंड ब में पहला उपभाग है। मोटर कारों में पश्च दृश्य दर्पण के रूप में प्रायः किस प्रकार का दर्पण प्रयुक्त होता है, इसका कारण भी बताइए, ठीक है। तो जो इसमें दर्पण प्रयुक्त होता है वह है उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण,
ठीक है। और कारण हम बता देते हैं, कारण आप लोग लिख लीजिए। कारण इसका है कि इससे सदैव सीधा, छोटा व आभासी प्रतिबिंब बनता है और दृष्टि क्षेत्र का विस्तार होता है। ठीक है। यानी यह जो उत्तल दर्पण है, उससे सदैव सीधा और छोटा आभासी प्रतिबिंब बनता है या बनाता है यह, और दृष्टि क्षेत्र का विस्तार करते हैं। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 2 है, आँख की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है? मनुष्य के स्वस्थ आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो समंजन क्षमता का मतलब एकोमोडेटिंग पावर। आप लोग इसका उत्तर लिख लीजिए। इसका मतलब है कि आँख विभिन्न दूरियों पर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने के लिए अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर सकती है। यह क्षमता हमें पास और दूर दोनों वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने में मदद करती है। और स्वस्थ आँख की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी बराबर जो है, वह है 25 सेंटीमीटर। क्या है? 25 सेंटीमीटर। ठीक है? आप नोट कर लेंगे इसको। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता -2.5 डी यानी डायप्टर है। यह किस प्रकार का लेंस है? ठीक है? तो इसको हम जो है हल करके अभी आपको दिखा रहे हैं। ठीक है? तो साथियों देखिए, हमने क्वेश्चन नंबर 2 को हल किया हुआ है। तो यह होता है P बराबर -2.5 डी दिया हुआ है। यह बराबर 1/P इंटू 100 बराबर 1/- 2.5 इंटू 100 बराबर -40 सेंटीमीटर। और इसमें जो लेंस का प्रकार होगा वह अवतल लेंस है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का जो दूसरा क्वेश्चन है, उसमें दिया है, देखिए, वायुमंडल द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के 2 प्रभाव बताइए। ठीक है, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से होकर गुजरता है, तो हवा में मौजूद धूल के कण, गैस के अणु और पानी के कण प्रकाश को सभी दिशाओं में बिखेर देते हैं, और इसे ही क्या कहा जाता है? प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक है। इसका क्या प्रभाव है? 2 प्रभाव लिख लीजिए। पहला है, आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, और दूसरा, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग जो है लाल दिखाई देता है। ठीक है। सातवें जो तीसरा क्वेश्चन, तीसरे में पहला पार्ट है, विद्युत स्तरी की कुंडली शुद्ध धातु के बजाय मिश्र धातु की क्यों बनाई जाती है? 2 कारण बताइए। ठीक है, 2 कारण इसके यह हैं कि मिश्र धातुओं के गलनांक अधिक होते हैं। ठीक है। और दूसरा, ये आप ये कह सकते हैं कि मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता बहुत अधिक होती है। ठीक है। इसको आप नोट कर लेंगे। और अब देखिए, हम लोग आते हैं नीचे, क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा पार्ट है। ये देखिए दिया हुआ है कि नीचे दिए गए वैद्युत परिपथ में 4 प्रतिरोध क्रमशः 20 ओम, 30 ओम, 60 ओम, 15 ओम के 10 वोल्ट की एक बैटरी से प्रदर्शित परिपथ के अनुसार जुड़े हैं। 15 ओम प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर की गणना कीजिए। ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 20 ओम, 30 ओम, 60 ओम जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे 15 ओम जो है, यहाँ पे देखिए बैटरी है। ठीक है। तो इसको हमने अलग से हल किया हुआ है, फिर उसको हम आपको दिखाते हैं। ठीक है। साथियों देखिए, आप यहाँ पे देखिए 20 ओम, ये 30 ओम, ये 60 ओम, 3 ये प्रतिरोध हैं, और यहाँ पे देखिए 1.5 ओम का है। ठीक है। तो और ये देखिए नीचे बैटरी है। तो यहाँ पे R1 देखिए दिया है 20 ओम, R2 दिया है 30 ओम, और R3 दिया है 60 ओम, और R4 15 ओम है। ठीक है। ये 1.5 15 ओम है। ठीक है। और ये V जो है 10 वोल्ट है। ठीक है। यहाँ पे ये जो है, ये 15 ओम है। ठीक है। और अब इनको जब समांतर क्रम में देखिए ये तीनों जोड़ा गए हैं, समांतर क्रम 1/r डैश बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ठीक है। जब इसके वैल्यू को आप यहाँ पे रख देंगे, तो 1/r डैश बराबर 1 मान लीजिए 20, ये 30 और ये 60, 1/60। अब इनका लघुत्तम लेंगे तो ये 60 हो जाएगा। 20 तियाइन 60, 3 धन 2 धन 1 आएगा, यानी 6/60 बराबर 1/10। तो और इस प्रकार जब R डैश निकालेंगे आप, तो R डैश बराबर आ जाएगा 10 ओम। ठीक है। तो अब हमको R निकालना है, तो R का मतलब ये होगा R4 प्लस R डैश। ठीक है। अब ये R4 है, 15 ओम है, और प्लस 10 इसके हमने निकाल लिया, ये जो है समांतर क्रम वाला।
तो अब यह हो जाएगा कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा 25 ओम, 15 धन 10 बराबर 25 ओम। अब जानते हैं कि धारा I बराबर विभवांतर बटा कुल प्रतिरोध V बटा R होता है, तो बराबर 10 बटा 25। विभवांतर आप जान रहे हैं 10 है और जो है प्रतिरोध कुल कितना है 25, इसलिए बराबर धारा बराबर 0.4 एम्पियर हो जाएगी। ठीक है, तो आपको बताना है 15 ओम के सिरों पर विभवांतर बराबर धारा गुणे प्रतिरोध बराबर 0.4 गुणे 15 बराबर 6 वोल्ट। ठीक है, ये देखिए, इसको आप नोट कर लेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। इसमें फर्स्ट दिया है, किसी कमरे के हीटर से होकर बहने वाली वैद्युत धारा दूनी कर दी जाती है, तो इससे उत्पन्न ऊष्मा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? 2 नंबर का दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको हमने ये देखिए सवाल लगाया हुआ है, अभी हम आपको दिखा रहे हैं उसको। ये देखिए साथियों, ऊष्मा आप जानते हैं कि ऊष्मा H बराबर I स्क्वायर RT होता है। I स्क्वायर में I मतलब धारा है, R मतलब प्रतिरोध है और T क्या है? समय है। ठीक है, तो इसमें H1 दिया हुआ, अगर H1 आप पहले उसका धारा दूनी जाएगी तो पहले H1 हम निकाल लेते हैं। H1 बराबर I1 स्क्वायर प्लस I1 स्क्वायर इंटू RT और H2 बराबर I2 स्क्वायर इंटू RT। प्रश्नानुसार I2 बराबर 2I है। ठीक है, I1 बराबर I है, तो H1 बटा H2 बराबर I1 स्क्वायर इंटू RT बटा I2 स्क्वायर इंटू RT, तो बराबर हो जाएगा I स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि I1 का मतलब होता है I। ठीक है, और यहाँ RT हो जाएगा। दूसरा यहाँ पे I2 कितना है 2I है, तो यहाँ 2I का मान रख देंगे, RT हो जाएगा। ठीक है, तो H1 बटा H2 बराबर या I स्क्वायर इंटू RT, यहाँ पे 2I का 4I हो जाएगा स्क्वायर 2RT, तो TT और RR कट जाएगा, I स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा, तो H1 अपन H2 बराबर आ जाएगा 1/4 और इस प्रकार H2 बराबर आएगा 4H1। ठीक है, अर्थात धारा दोगुनी करने पर उत्पन्न ऊष्मा 4 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो सही आंसर यह है, आप इस लोग इसको नोट कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा है, चुंबकीय क्षेत्र में धारावाहिक चालक पर लगने वाले बल को बढ़ाने के 2 उपाय बताइए। ठीक है, तो इसको हम बता दे रहे हैं, आप नोट कर लीजिए। ठीक है, तो पहला यह है कि एक सेकेंड, तीसरा क्वेश्चन इसमें यह है, सीधे धारावाहिक चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय बल रेखाओं को दर्शाने वाला रेखाचित्र दिशा सहित बनाइए, तो आप बना देंगे। ठीक है, और या अथवा इसका दिया है, घरेलू वैद्युत परिपथ में विभिन्न उपकरणों को समांतर क्रम में जोड़ने के 2 कारण बताइए। तो इसके 2 कारण यह है कि सभी उपकरणों को समान वोल्टेज मिले और दूसरा किसी एक उपकरण को बंद होने पर अन्य उपकरण कार्य करते रहें। ठीक है, इसका यह कारण है। और अगला है, धारावाहिक परिनलिका क्या है? 3 उपाय बताए जिससे धारावाहिक परिनलिका की चुंबकीय शक्ति को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो इसका यह मतलब है कि इस परिनलिका की चुंबकीय शक्ति को बढ़ाने के 3 उपाय यह है कि पहली बात तो यह है कि धारा का मान बढ़ा करके आप बढ़ा सकते हैं। दूसरा, फेरों की संख्या बढ़ाकर कर सकते हैं और तीसरा, परिनलिका के भीतर नर्म लोहे की छड़ रखकर। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का इंग्लिश वर्जन है। ठीक है, और यह यहाँ तक फिजिक्स था। अब हम लोग आते हैं अगले पेज पे, जहाँ से केमिस्ट्री शुरू होगा। साथियों, यहाँ पे आप देख सकते हैं उपभाग 2 सब सेक्शन 2 है। यहाँ से क्वेश्चन नंबर देखिए यह 5 है। यहाँ से केमिस्ट्री का क्वेश्चन शुरू हो रहा है। अब ये दिया पहला क्वेश्चन है, धातु तथा अधातुओं के 2 गुणों को लिखिए। ठीक है, ये दिया है 2 नंबर का, तो आपको धातु और अधातु का गुण लिख देना है। तो धातु क्या है? वे तत्व जो उष्मा तथा विद्युत का चालन करते हैं, धातु कहलाते हैं। ठीक है, या वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, धातु कहलाते हैं। ठीक है, ये धातु प्रायः तन्य होती हैं, अधातुवर्ध होती हैं, चमकीली होती हैं, प्रायः उष्मा और विद्युत का सुचालक होती हैं और ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्षारकीय ऑक्साइड बनाती हैं। ठीक है, ये धातु होती हैं। और अधातु क्या होती हैं? वे तत्व उष्मा तथा विद्युत का चालक नहीं करते हैं। ठीक है, अधातु कहलाते हैं और इन्हें इलेक्ट्रॉन त्याग कर ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखती है। ठीक है, और ये प्रायः कुचालक होते हैं, अतन्य होते हैं, अधातुवर्ध होते हैं, ग्रेफाइट को छोड़कर प्रायः कुचालक होते हैं। ठीक है,
और ऑक्सीजन के साथ संयोग कर अम्लीय या उदासीन ऑक्साइड भी बनाते हैं, ठीक है। तो यह धातु और धातु थे दो, इसमें आप गुणों को लिख देंगे, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। जो क्वेश्चन नंबर 2 है, सांद्रित कार्बोनेट अयस्क से अशुद्ध धातु प्राप्त करने के महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझाइए। इसमें आपको क्या करना है कि जिससे सांद्रित कार्बोनेट अयस्क से अशुद्ध धातु प्राप्त करने हेतु अयस्क को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने से यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, जिसे निस्तापन कहते हैं, ठीक है। और आपको यहाँ पे उसके नीचे रिएक्शन लिख देना है, ZnCO3 इक्वल टू ZnO प्लस CO2, ठीक है। इसके बाद उपयुक्त अपचायक का प्रयोग कर धातु ऑक्साइड से अशुद्ध धातु प्राप्त होती है, ठीक है। ZnO प्लस C इक्वल टू तिल लगा देंगे Zn प्लस CO, ठीक है। और उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ये देखिए, समजाति श्रेणी पर टिप्पणी लिखिए। तो इसमें आपको समजाति श्रेणी को समझा देना है। तो समजाति श्रेणी का मतलब क्या है? कार्बनिक यौगों की वह श्रेणी जिसके सभी सदस्यों में एक ही अभिक्रियाशील समूह रहता है और जिसके किसी भी दो क्रमागत सदस्यों के आणविक सूत्रों के बीच CH2 का अंतर रहता है, उसे समजाति श्रेणी कहते हैं, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कार्बनिक यौगिक का आईपीएससी नेम लिखिए। तो साथियों ये दिया हुआ है, यहाँ पे हम नाम लिख दे रहे हैं। यह है 3-क्लोरो ब्यूटेनल, ये इसका आईपीएससी नेम है। अगला दिया हुआ है, संक्षारण की परिभाषा लिखिए। संक्षारण जो आप जानते हैं, लोहे वगैरह में जो मूर्छा लग जाता है उसे ही संक्षारण कहते हैं। तो संक्षारण का मतलब एक नम वायु के संपर्क में आने पर जो सतह की धातु का क्षरण ही संक्षारण कहलाता है। यह एक आक्सीकारक प्रक्रम है। उदाहरण, लोहे पर जंग लगना, चांदी का बदरंग होना, तांबे या कांसे पर हरी परत का निर्माण होना, ये संक्षारण का उदाहरण है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि एथिल अल्कोहल के किन्हीं 3 रासायनिक गुणों का रासायनिक समीकरण लिखिए, ठीक है। इसको हमने पेज पे लिखा हुआ है, आपको दिखा देते हैं। आप वहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन मतलब एथिल अल्कोहल के किन्हीं 3 रासायनिक गुणों का रासायनिक समीकरण हमने लिखा हुआ है। पहला है क्षार धातुओं से क्रिया, तो यह है 2C2H5OH यानी एथिल अल्कोहल प्लस 2Na यानी सोडियम से क्रिया करा रहे हैं आप, तो बन जाएगा 2C2H5O यानी सोडियम एथॉक्साइड बनेगा प्लस H2 गैस बनेगी, ठीक है। और ये क्वेश्चन नंबर, उसमें दूसरा पॉइंट, सांद्र या सेल से क्रिया कराएंगे तो C2H5OH प्लस H2SO4 100 से 140 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे यह बना देगा C2H5HSO4 एथिल हाइड्रोजन सल्फेट प्लस H2O, ठीक है। और ये क्वेश्चन, इसमें तीसरा है दहन। तीसरी जो इसकी रासायनिक समीकरण दहन C2H5OH प्लस 3O2 इक्वल टू 2CO2 प्लस 3H2O, ठीक है। आप इसको यहाँ पे यह नोट कर लेंगे, ठीक है। यह तीनों पॉइंट, इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नोट भी कर लीजिएगा, ठीक। अगला जो क्वेश्चन है वह है कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति की व्याख्या कीजिए, ठीक है। तो इसमें आपको बता देना, कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति का मतलब है कि कार्बन में अन्य तत्वों के परमाणुओं के साथ विभिन्न प्रकार के यौगिकों के निर्माण से है। इसका मुख्य कारण इसकी चतुसंयोजन, इसकी संयोजकता 4 होती है, श्रृंखलन और बहुल बंध, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड ये बना लेता है की क्षमता है, ठीक है। इसको आप यहाँ पे बता देंगे। जो अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं अथवा करके है, या तो ऊपर वाला दोनों करिए या फिर नीचे वाला दो करिए। तो दिया हुआ एथेनोइक अम्ल के किन्हीं 3 रासायनिक गुणों का समीकरण लिखिए। देखिए समीकरण लिखने के लिए आया है 3 नंबर, तो समीकरण हम ऐसे बताएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, हमने लिखा हुआ उसको आपको दिखा देते हैं, ठीक है। साथियों ये देखिए एथेनोइक अम्ल यानी एसिटिक अम्ल CH3COOH का 3 रासायनिक गुण है। ये देखिए पहला अम्लीय गुण CH3COOH, ये देखिए अपने उसमें आयन में टूट जाता है, हाइड्रोजन आयन और ऋणायन में, ठीक है। दूसरा एस्टरीकरण है, तो ये CH3COOH प्लस C2H5OH सांद्र H2SO4 में के साथ मिलकर ये देखिए CH3COO C2H5 प्लस H2 यानी एथिल एस्टेट एस्टर बनाता है, ठीक है। और ये तीसरा है, तीसरी रिएक्शन जो है
आप देख सकते हैं कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराने पर ये देखिए 2CH3COOH प्लस NO2CO3 सोडियम कार्बोनेट के साथ ये क्रिया कराने पर यह बना रहा है CH3COONA सोडियम एस्टेट बना रहा प्लस CO2 प्लस CH2O। ठीक है, आप इन 3 रिएक्शन को ही दर्शा देंगे। ठीक, साथियों जो क्वेश्चन नंबर 7 का ये देखिए सेकंड वाला पोर्शन है। ये दिया है मिसेल के निर्माण के आधार पर साबुन के निर्मलीकरण क्रिया को समझाइए। ये दिया है 3 नंबर, इसमें आपको एक फिगर भी बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम इसके आंसर को पहले बोल दे रहे हैं, फिर आप फिगर को दिखा देंगे, तो आप लोग इसको पहले नोट कर लीजिए। तो हम जानते हैं कि साबुन के अणु लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। जल में घोलने पर ये कार्बोक्सिलेट आयन के रूप में आयनित हो जाते हैं, जिसके 2 भाग होते हैं। जल रागी COO माइनस समूह जल से क्रिया करता है, जबकि जल विरागी सिरा मैल या तेल से क्रिया करके मिसेल का निर्माण करता है, जो जल के साथ इमल्सन बनाता है और आसानी से कपड़े साफ हो जाते हैं। ठीक है, तो हम आपको मिसेल की संरचना आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए मिसेल की संरचना है। देखिए इसका जो है एक आयनिक भाग है जल रागी, और इधर वाला जो है हाइड्रोकार्बन श्रृंखला जल विरागी है। और ये देखिए आपको ये मिसेल की संरचना है। ऐसा आपको एग्जाम में बना देना है। ठीक है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको ऐसे बना लीजिएगा। ठीक है, साथियों यह जो देखिए उपभाग 3 यानी सब सेक्शन 3, अब यहाँ से बायोलॉजी क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो पहला इसमें पौधों में गति पौधों में कौन सी गति पाई जाती है इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें आप कुछ नोट कर सकते हैं। ठीक है, कि पौधों में प्राय गति तो नहीं होती है, परंतु कुछ निम्न कोटि के पौधों जैसे शैवाल है आदि में गति देखी जाती है। पौधे के कुछ विशेष भाग जैसे चल, बीजाणु इत्यादि में भी गति पाई जाती है। ठीक है, उच्च कोटि के पौधों में प्राय 2 प्रकार की गति आप देख सकते हैं या पाई जाती हैं। एक है अनुवर्तन गतियाँ और दूसरा है कुंचनी गतियाँ। तो अनुवर्तन गति इस प्रकार की गति वृद्धि आधारित होती है, जो पादप हार्मोन ऑक्सिन के कारण होती है, जैसे प्रकाशानुवर्तन, स्पर्शानुवर्तन, रसायनानुवर्तन और गुरुत्वानुवर्तन इत्यादि। इसमें आप बता देंगे कि गति 2 प्रकार की है, एक अनुवर्तन, दूसरा कुंचनी गति। कुंचनी गति में क्या है, इस प्रकार की गति और ये दिशात्मक होती है। गति गैर दिशात्मक तथा अपेक्षाकृत जो है तेज गति होती है, जो वृद्धि आधारित न होकर पौधों कोशिकाओं में स्फीति में बदलाव के कारण होती है, जैसे कंपानुकुंचनी गति, प्रकाशानुकुंचनी गति, तापानुकुंचनी गति। ठीक है, स्पर्शानुकुंचनी गति और निशानुकुंचनी गति इत्यादि। ठीक है, ऐसे आप इसमें बता देंगे। ठीक है, और अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि अपमार्जक और उनकी प्रकृति में व उनका परितंत्र में भूमिका। जो दूसरा क्वेश्चन अपमार्जक उनकी परितंत्र में भूमिका, एक्चुअली अपमार्जक तो डिटर्जेंट होते, देखिए इंग्लिश वर्जन में डिटर्जेंट दिया हुआ है, एंड दियर रोल इन इकोसिस्टम। तो अपमार्जक क्या है, परितंत्र को नुकसान पहुंचाते हैं, विशेषकर जलीय परितंत्र को और मृदा को भी। जलीय परितंत्र में डिटर्जेंट से ऑक्सीजन की कमी, पृष्ठ तनाव कम होने से जलीय जीवों को तैरने में कठिनाई का अनुभव होता है। ठीक है, और मछलियों और उनके अंडों को मृत्यु का कारण भी ये बनता है। एवं जल से प्रकाश की कमी भी होती है। ठीक है, यह पानी जो है इसकी वजह से पीने योग्य नहीं रहता है। इससे शैवाल और जलीय पौधों की वृद्धि हो जाती है, जिसे यूट्राफिकेशन कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा मृदा और जल का पीएच बदल जाता है, जिससे त्वचा संबंधी रोग भी हो जाते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली ये तो लग रहा आउट ऑफ सिलेबस, तो इसमें शायद जो गलत भी लिखा होगा उसको भी नंबर मिलना चाहिए। ठीक है, तो यह डिटर्जेंट एंड देयर रोल इन इकोसिस्टम। ठीक है, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। ये देखिए आहार श्रृंखला एवं आहार जाल में ऊर्जा के प्रवाह को सचित्र वर्णन कीजिए। ठीक है, तो इसमें आप आहार फूड वेब ऑफ इसको आप बना लेंगे। ठीक है, फूड वेब और क्या नाम है इसमें जो है एनर्जी फ्लो को आप दिखा लेंगे। ठीक है, और इसमें जो है उसके बाद अगला क्वेश्चन है।
ठीक है? आप जानते हैं कि जैसे ऊर्जा पे का जो किसी भी इकोसिस्टम में ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है वो सूर्य है। सूर्य से ऊर्जा जो आगे बढ़ेगी, ठीक है? और प्रत्येक स्तर पे, प्रत्येक कोशी स्तर पे केवल 10% ऊर्जा का ट्रांसफ़र होगा, 90% ऊर्जा का ह्रास हो जाएगा, ठीक है? और 10% ऊर्जा ही अगले पोषक स्तर पे पहुँचेगी, ठीक है? ऐसा आप बता कर वहाँ जो है दिखा लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, देखिए ये दिया है निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए मानव मस्तिष्क प्लेटलेट्स। तो मानव मस्तिष्क का आप यहाँ पे फिगर बना देंगे, ठीक है? उसमें जैसे अग्र मस्तिष्क, परम मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क तीनों का दिखाते हुए अनुमस्तिष्क की आप यहाँ पे फिगर बना लेंगे और उसके बारे में 2-2 लाइन लिख दीजिएगा, ठीक है? और ये देखिए उसके बाद दूसरा इसमें दिया हुआ प्लेटलेट। प्लेटलेट के बारे में क्या है, ये जानते हैं कि रुधिर में उपस्थित होती है। उपस्थित रक्त कणिकाओं में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट पाई जाती हैं। ये जो सबसे रक्त की सबसे छोटी कणिका होती है और ये रक्तस्राव के स्थान पर रक्त का थक्का जमाने में सहायक होती है। इसे थ्रोम्बोसाइट के नाम से भी जाना जाता है। इनकी संख्या समान पुरुष में 1.5 लाख से 4.5 लाख प्रति माइक्रोलीटर होनी चाहिए, ठीक है? तो इसके बारे में आप यहाँ पे बता देंगे। और क्वेश्चन नंबर 11 है या लास्ट क्वेश्चन, देखिए मानव के स्वतंत्र तंत्र का वर्णन कीजिए। यहाँ पे आपको जो है मनुष्य के वो फेफड़े को जो है आपने फिगर बनाकर उसके बारे में बता देना है, ठीक है? स्वतंत्र तंत्र का वर्णन बता दीजिएगा। और अगला अथवा करके एक कोश की जीव में प्रजनन की विभिन्न विधियों का आपको उदाहरण सहित वर्णन करना है। तो इसमें भी एक कोश की जीव आप जानते हैं कि जैसे बैक्टीरिया है, अमीबा है और यीस्ट है। उसमें जो है प्रजनन की विभिन्न विधियाँ पाई, जैसे बाइनरी फिशन यानी द्विविभाजन, दूसरा है मुकुलन यानी बडिंग और तीसरा है विखंडन है, ठीक है? इनके बारे में आपको इसका फिगर बना करके और उनको बारे में बता देना है। तो साथियों ये आज का पेपर आपको जो है कैसा लगा, ये आपका लेक्चर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर ये आपके लिए फ़ायदेमंद है तो अपने दोस्तों को भी इसको ट्रांसफ़र करिए, इसको शेयर करिए। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं इसी तरह एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।